नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ आज हम खबरदार की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक 44 में से 42 बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस की भी धड़कन तेज थी। क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के विधायकों ने भी बीते दिन एमएलसी चुनाव में की थी, और ऐसे में 44 में से 42 विधायक पहुंच चुके हैं आज बैठक में। ये बड़ी खबर है, जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन 2 विधायक अभी भी नहीं है। उनके बारे में जैसे ही जानकारी मिलती है हम आपको बताएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कई विधायक ऐसे भी हैं जो दूर हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर इसकी वजह कोई और है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना सबकी धड़कनें तेज है। उनके विधायक किस तरफ, क्रॉस वोटिंग का दौर चल रहा है महाराष्ट्र में। राज्यसभा चुनाव से लेकर एमएलसी तक के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की मार झेल रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने विधायकों को, अपने कुनबे को एकजुट रखने में पूरी ताकत झोंक रही है। तो आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ अंजना ओम कश्यप। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त आ चुका है। आज हमारा फोकस सेना की खबर पर रहेगा। बस फर्क इतना है कि हम भारतीय सेना की नहीं, शिवसेना की बात कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र की सियासत का वियोग आसन आपको दिखाएंगे। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 26 विधायकों के वियोग की पिक्चर रिलीज कर दी। कल तक सारा फोकस अग्निपथ योजना, अग्निवीरों पर था। आज ये फोकस महाराष्ट्र के सियासी अग्निपथ पर शिफ्ट हो गया, और अग्निवीरों की जगह रिजॉर्ट वीरों ने ले ली है। ये ऑपरेशन कमल का नया सीजन है, जो महाराष्ट्र में स्ट्रीम हो रहा है लाइव। आज आपके लिए महाराष्ट्र का नंबर गेम समझना जरूरी है। अलग अलग समीकरणों की गहराई में जाना जरूरी है। एकनाथ शिंदे कौन है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को योग दिवस पर वियोग मुद्रा दिखा दी है। एकनाथ शिंदे का राजनीतिक बाहुबल कितना है? क्या शिंदे के पास शिवसेना की सरकार गिराने लायक शक्ति है, या फिर उद्धव सरकार थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग के साथ बच जाएगी? आज तक की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग टीम एक एक गतिविधि पर नजर रख रही है। सारे सवालों के जवाब और जमीनी हकीकत आपको सिर्फ आज तक पर ही देखने को मिलेगी। इसके बाद राजनीति के संसार से आपको योग के ब्रह्मांड में ले चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया गया। करोड़ों लोगों ने अपने मनपसंद आसन और मुद्राओं से इस दिन को निखारा है। अपने मस्तिष्क को योग से योग्य बनाने की कोशिश की है। लेकिन योग विद्या को प्रणाम करने वाले इस दिवस पर एक हिंसक तस्वीर ने सबके मन को चोट पहुंचाई। मालदीव की राजधानी माले के फुटबॉल स्टेडियम में लोग लंबी और गहरी सांसें लेकर मेडिटेशन आर मना रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। लेकिन अचानक स्टेडियम में कट्टरपंथियों की भीड़ घुस आई और उसने योगासन कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। सवाल यह है कि योग से परेशानी क्या है? योग को धर्म के चश्मे से नहीं, चेतना की दृष्टि से देखना चाहिए। गौर से देखेंगे तो हमला करने वाले ये कट्टर लोग आपको बहुत परेशान दिखेंगे। इन्हें प्राणायाम की जरूरत है, और योग की शक्ति ऐसी है कि आराम अवश्य मिलेगा। वैसे इस घटना पर अब तक इस्लामिक देशों के संगठन OIC की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज ये समझने का दिन है कि भारत की परंपराओं में बसा योग किस तरह ग्लोबल हो चुका है, और इसे क्यों एक ग्लोबल जीवन पद्धति के रूप में देखा जाने लगा है। पीएम मोदी सहित योग से प्रेम करने वालों का वीडियो एल्बम भी आज हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र के सियासी संकट का रुख करते हैं। इस सियासी संकट को दूर करने में शिवसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपने साथ 26 बागी शिवसेना विधायकों को लेकर सूरत के होटल में ठहरे एकनाथ शिंदे आखिर क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने विधायक मिलिंद नार्वेकर को सूरत भेजा था। सूरत में नार्वेकर और शिंदे के बीच करीब 1 घंटे मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक नार्वेकर ने फोन पर शिंदे और उद्धव की बातचीत भी करवाई, लेकिन करीब 20 मिनट चली इस बातचीत में भी कोई बात नहीं बनी। जानकारी के मुताबिक शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाने की शर्त पर अड़ गए हैं। उद्धव ने शिंदे को इस बारे में मुंबई आकर उनसे बात करने के लिए कहा है। इस बीच सूरत में जो मौजूद है बागी शिवसेना के विधायक, उन्हें लेकर बीजेपी खेमे के सूत्रे से खबर आ रही है कि उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा सकता है, या फिर सभी बागी विधायकों को बीजेपी अहमदाबाद के किसी रिसोर्ट में शिफ्ट कर सकती है। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देर रात सूरत जाकर बागी शिवसेना विधायकों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। अब किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। जी हाँ,
तो महाराष्ट्र के सियासी संकट में टाइमिंग भी देखने वाली है। शिवसेना ने यह कहकर बीजेपी से नाता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी कि बीजेपी ढाई साल के मुख्यमंत्री वाले अपने वादे से मुकर गई है। अब महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और एनडीए सरकार में बगावत का बिगुल फूंका जा चुका है। मौजूदा स्थिति जो है उसके बारे में जरा आपको बताते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि आंकड़े का जो खेल है इस वक्त, वो इस वक्त क्या तस्वीर बता रहा है और क्या जो परेशानी की नौबत इस वक्त उद्धव सरकार पर आई हुई है उसमें कोई रास्ता निकल सकता है। तो ध्यान से देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति से हम आपको शुरुआत कर रहे हैं। बागी मिलाकर शिवसेना का जो ओरिजिनल नंबर है वो 56 है, 56, एनसीपी के 53 है और 44 है कांग्रेस के। ये आंकड़ा मिलकर बन जाता है ये वाला 169, 169 और इनकी चल रही है इस वक्त सरकार। कुल 152 प्लस 17 अन्य इसमें शामिल है। लेकिन अब नोटिस बोर्ड पर जरा आपको दिखाते हैं कि विपक्ष का जो संख्या बल है, बहुमत का आंकड़ा 144 का है, बीजेपी के 106 है, समर्थन इन्हें 7 अन्य का मिला है जिसके साथ ये पहुंच गए 113 पर। विपक्ष में अन्य विधायक 5 है। ये हम आपको महाराष्ट्र की नोटिस बोर्ड पर स्थिति दिखा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की। लेकिन अब जब आप बागी विधायकों को देखते हैं तब क्या स्थिति बनती है उस पर डालिए नजर। नोटिस बोर्ड में देखिए, राज्यसभा चुनाव बीजेपी को 123 वोट मिल गए, विधानसभा चुनाव बीजेपी को 134 वोट मिले। उद्धव सरकार में बागियों की जो सेंध है वो किस तरह से क्रॉस वोटिंग की वजह से परेशान कर रही है, ये है फिलहाल नोटिस बोर्ड की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि यहीं से पूरी बीमारी की शुरुआत हो गई थी और ऐसा लगने चल पड़ा था कि परेशानी में घिर सकते हैं उद्धव ठाकरे। तो बागियों की जो सेंध है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको जो पूरा सिनेरियो है वो दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि क्या हालत बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उसमें देखिए, अगर 2/3 सदस्य टूटकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तभी विधायक बने रह पाएंगे, वरना दल बदल कानून लग जाता है। टूटने वाले विधायकों की संख्या 2/3 से कम होने पर विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से चुनावी मैदान में जाना पड़ेगा, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया था। अब हम आपको बताते हैं दल बदल कानून अप्लाई कैसे होगा। शिवसेना के 56 में से 2/3 विधायक तोड़ने होंगे, यानी जो 56 विधायक हैं उनमें से 2/3 आपको तोड़ने होंगे, 37 को तोड़ना होगा। 37 विधायक टूटने पर ही दूसरी पार्टी में जाकर सरकार बनवा सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं अलग, वरना उससे कम अगर विधायक आप तोड़ते हैं तो मामला लपेटे में आ जाएगा, क्योंकि दल बदल कानून लग जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। अगर 37 विधायक चुनते हैं तब क्या 3 तस्वीर बनती है वो हम आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपनी एक नई पार्टी गठित कर सकते हैं, बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वो वोट कर सकते हैं, बीजेपी बागी विधायकों के समर्थन से बहुमत की सरकार बना सकती है। लेकिन तोड़ने होंगे कितने? 37। शिवसेना के 37 विधायकों को तोड़कर ही एकनाथ शिंदे ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, वरना रिजाइन कीजिए या फिर आप रिजाइन करने के बाद चुनावों का सामना कीजिए। तो ये है तस्वीर। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं। संजय राउत से बात की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने, और संजय राउत ने सीधे सीधे इसे ऑपरेशन लोटस कह दिया। किस तरीके की शिवसेना की रणनीति अब इसके बाद रहने वाली है? 26 विधायकों का दावा है उनके पास। देखिए 26 नहीं है उनके साथ, मुझे लगता है 17 या 18 लोग हो सकते हैं। उसमें से 8 या 9 लोगों ने हमसे संपर्क किया है। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी 1-2 जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। अभी एक विधायक को वहाँ जो उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहाँ से। देखिए विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहाँ से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी 4 विधायक उनके साथ थे। गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़कर वापस वहाँ बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? गुजरात की भूमि से अगर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या होती रहेगी तो ये देश में क्या बचेगा? दूसरी बात ऐसी है, अभी एकनाथ शिंदे जी को हमने विधायक दल का जो नेतृत्व है उनसे निकालकर
अजय चौधरी को दिया। ये शुरुआत है। कितने लोग मौजूद थे इस मीटिंग में? आज अपने आपकी मीटिंग में कितने विधायक थे? जो जानकारी है उसके मुताबिक 17 से 18 से ज्यादा लोग नहीं। 33 लोग थे। विधान परिषद के भी लोग थे। 33 लोग थे और भी 7-8 लोग आसपास हमारे हैं। लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है। और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। उनका हमारे पास संदेश है कि हमको वापस यहाँ से छुड़ाइए, हमारी जान खतरे में है। ठीक है, उनकी जान खतरे में है, उसका मतलब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब तक हमने देखा हुआ है नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया गया था, छगन भुजबल को पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या एकनाथ शिंदे को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा अगर वो वापस आते कि उनको निकाल? उनको उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी जल्द ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद नहीं खोएंगे। आज 1-2 दिन में, आज 24 घंटे में क्या होता है देख, लेकिन जो एक्शन लेना है वो ले लेंगे। वहाँ विधायक उनको मन में डर है। जो खेल चल रहा है, अगर वो खेल चलता रहा तो वहाँ बाई इलेक्शन हो जाएगी, फिर चुनाव हो जाएगा, वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए विधायक डर गए हैं जो सूरत में बैठे हो। हमको बार-बार संजय कुटे वहां पर देखे गए, जो देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी हैं, वो वहां पर रिसोर्ट पे पहुंचे हुए और उनको वहां पर देखा गया। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, ये नहीं चलेगा। ये तो संजय राउत इसे सीधा ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने आप को इससे दूर रखने की पूरी कोशिश की है। 2 सहयोगी हमारे इस वक्त, क्योंकि ड्रामा 2 जगह पर चल रहा है, मुंबई से साहिल जोशी है, गोपी हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ लगातार सूरत से जुड़ी हुई हैं, जहां पर इस वक्त भी एकनाथ शिंदे उन विधायकों के साथ मौजूद है। जल्दी से गोपी आपके पास शुरुआत करते हुए, कुछ ही देर पहले आपने वो वीडियो भी दिखाया, विधायक भी दिख रहे हैं, हर कोई दिख रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आंकड़ा कहां पहुंचा है। 32 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और एकनाथ शिंदे अभी भी मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे। आपने अपडेट यह भी दिया था कि देवेंद्र फडणवीस आ सकते हैं और दिल्ली भी शिफ्ट करने की अटकलें हो रही हैं। क्या खबर आ रही है वहां से? देखिए, फिलहाल तो यही जो खबर है वो यही है कि सारे विधायक जो है वो कल सुबह तक इसी होटल के अंदर रहेंगे और दोपहर के बाद करीब 11 बजे के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इन लोगों को अगर अहमदाबाद शिफ्ट करना है या फिर दिल्ली शिफ्ट करना है। तो फिलहाल इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं है। इस तरीके की जो जानकारी है वो हमें मिल रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि एकनाथ शिंदे, जो नितिन देशमुख, जिसको सुबह 4 बजे सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, उसके बाद उसको सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहां पे उनकी तबियत देखने के लिए पहुंचे थे एकनाथ शिंदे। करीब वहां पे 10 से 15 मिनट वो रुके, उनके साथ बातचीत की, जिसके बाद वो वापस इसी होटल में लौट आए हैं। तो यहां से वो गए थे नितिन देशमुख की तबियत देखने के लिए सिविल अस्पताल। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर नहीं मानते हैं तो उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट हम जरूर कह सकते हैं। अंजना, बिल्कुल। साहिल, आपने संजय राउत से बातचीत की थी और संजय राउत ने उसमें सीधा ऑपरेशन लोटस, इधर उधर की बात करने के लिए वो जाने भी नहीं जाते, सीधे उन्होंने कहा कि ईडी का खेल चल रहा है। तमाम आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए। इस पर भी आपकी टिप्पणी। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों की पत्नियों की भी एंट्री हो गई है। खबर आई कि एकनाथ शिंदे की रश्मि ठाकरे से बातचीत कराई गई है और यहां पर बीजेपी कुछ बोल नहीं रही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ट्वीट करती है, एक था कपटी राजा। ये बात तो काफी दिनों से चल रही है और यहां तक कि कहा जाता है कि जब बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का उद्धव ठाकरे का जो फैसला था, उसमें उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था। रश्मि ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को पुश किया कि अगर बीजेपी के साथ आप रहोगे तो शिवसेना का मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। यही मौका है कि आप कांग्रेस एनसीपी का दामन थाम लो, बीजेपी को अपनी बात का याद दिला दो और यहां पर चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल सकता है। तो पत्नियों की अपनी एक अहम भूमिका रहती है। लेकिन 2 अपडेट अंजना में यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहता हूं। सबसे पहला अपडेट यह है
कि उद्धव ठाकरे ने उनके जो लॉयलिस्ट एमएलए है, जो वर्षा उनके निवास स्थान पर आज अभी शाम को जब मीटिंग हुई तब वहां पर पहुंचे थे, उन्हें सेंट रेजिस अस्पताल, सेंट रेजिस होटल में लोअर परेल में रखा गया है। सारे 22 विधायकों को उनको वहां पर रखा गया है ताकि कोई वहां से नहीं जाए। दूसरी अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब शिवसेना के जो विधायक अभी फिलहाल जो उनके साथ बचे हुए हैं उनसे जब बात की, तब उनसे बात करते समय दो अहम बातें उन्होंने कही है। उसमें से एक बात उन्होंने की है कि मैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या बीजेपी के हाथों आप सब लोग परेशान नहीं हुए हैं? क्या बीजेपी ने कभी आपको ठीक तरीके से आपके साथ बर्ताव किया है क्या? यह सवाल उन्होंने उन विधायकों को पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ आखिरकार हुआ क्या है, और उनका यह कहना है कि वो कॉन्फिडेंट है कि एकनाथ शिंदे उनकी बात मानेंगे और बाकी जो विधायक है आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने बात रखी है। और उसके साथ लास्ट लाइन अंजना उन्होंने ये भी रखी है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों शिवसेना के साथ खड़ी है। यह भी बात उन्होंने अपने विधायकों को बताने की कोशिश की है। तो ये दो अहम अपडेट्स मैं अपने दर्शकों को देना चाह रहा था। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारियां देने के लिए। क्या महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना विधायकों के लिए जो उनकी बगावत है बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का इफेक्ट है? बीजेपी इससे साफ साफ इनकार कर रही है, लेकिन शिवसेना सीधे सीधे इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी ने पहले भी ऑपरेशन लोटस का प्रयोग करके कुछ राज्यों में कमल खिलाया है। कर्नाटक साल 2019, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार में शामिल 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया। गठबंधन सरकार गिर गई, फिर विधायकों ने बीजेपी से उपचुनाव लड़ा। ये पूरा नोटिस बोर्ड देख लीजिए। 2019 कर्नाटक, 2020 मध्य प्रदेश। कांग्रेस जेडीएस के 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और असर यह हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए। असर बीजेपी ने बहुमत की सरकार यहां पर बनाई। तो नोटिस बोर्ड पर हमने आपको दिखा दिया है कि ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है। ऑपरेशन लोटस के जरिए हर पड़ाव पर बीजेपी ने, चाहे वो उसके बाद गोवा चले जाइए 2017, उसके बाद चले जाइए उत्तराखंड 2016, यहां पर देखिए ऑपरेशन लोटस जब चला गोवा में तो असर बीजेपी ने सरकार बना ली, क्योंकि कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। और उसके बाद ऑपरेशन लोटस जब उत्तराखंड में चला तो बागी विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, कांग्रेस के 9 बागी विधायक, और वहां पर भी सरकार बन गई। एक और आंकड़ा है, यह है अरुणाचल प्रदेश का 2016 का। इस पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के 46 विधायक में से 42 विधायक पीपीए में शामिल हुए। नतीजा, बीजेपी ने पीपीए के साथ मिलकर सरकार बना ली, और इसीलिए ऑपरेशन लोटस का जिक्र बार बार आता है, और इसीलिए आज भी वही ऑपरेशन लोटस बोल दिया संजय राउत ने। आइए इसी पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समझिए कि जब जब किसी राज्य में कोई सरकार अस्थिर होती है, टूटने की कगार पर आती है, तो बीजेपी पर उंगली क्यों उठती है। योग दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में शिवसेना के 26 बागी विधायकों का वियोग आसन देखकर बीजेपी का चेहरा कमल की तरह खिल रहा था। वो किसी तरह अपनी खिलखिलाहट रोक पा रहे थे। 10 तारीख का गुलाल भी मेरे बालों से उड़ा नहीं, क्योंकि मैंने उसको 20 तारीख के लिए बचा के रखा था। अब 20 तारीख का गुलाल और कहीं उपयोगी आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं बचा के रहूंगा। एकनाथ शिंदे जी ने नॉट रीचेबल होना, इस विषय पर कुछ कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा, थोड़ा समय जाना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। हम उसको बहुत बारीकाई से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का शक होते हुए शिवसेना के सीने पर सांप लौट गए। यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी 1-2 जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा हुआ एक शगुफा है। बीजेपी किस हद तक जा सकती है, उसके पीछे बीजेपी तो है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं
पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता, उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है।
बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है यह मैं जानना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू होंगी राष्ट्रपति की उम्मीदवार। एनडीए की तरफ से बड़ी खबर, संसदीय दल की बैठक के बाद जेपी नड्डा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू होंगी हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार। आपको बता दें 20 जून 1958 में बैडापोसी गांव में मयूरभंज जिले में ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। संथाल परिवार से है और पहली वो ट्राइबल महिला गवर्नर, राज्यपाल बनी झारखंड की। पहली महिला झारखंड की वो राज्यपाल बनी और इसी के साथ ओडिशा की एक ट्राइबल लीडर के तौर पर उनकी बड़ी पहचान बनी और अब एनडीए की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। जब ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी यानी भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार थी, तब साल 2000 से लेकर 2004 तक उन्होंने 2 अलग अलग मंत्रालयों को संभाला था। पहले 6 मार्च 2000 से 2002 अगस्त तक वो कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रही ओडिशा में और फिर 2002 से 2004 तक फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट 2 मंत्रालय उन्होंने संभाले थे। 2000 से 2004 के बीच में ओडिशा में विधायक के तौर पर उन्होंने अपना काम किया और उसके बाद उन्हें पहली महिला राज्यपाल बनाया गया झारखंड का। अब द्रौपदी मुर्मू इस बार राष्ट्रपति की उम्मीदवार होंगी। एक महिला, एक संथाल परिवार से, ट्राइबल परिवार से आने वाली द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई जा रही है। इसकी घोषणा कुछ ही देर पहले जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने किया है विधायक दल की बैठक के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा कि द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इससे पहले विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि जिस कद की का ये है उसकी गरिमा के मुताबिक ऐसा कॉन्टेस्ट, ऐसा चुनाव नहीं उसकी नौबत आनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है दूसरी तरफ से और उनके सामने होंगी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की तरफ से। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने कुछ ही देर पहले इसका ऐलान किया। आपको बता दें 20 जून 1958 में उनका जन्म हुआ। 64 साल उनकी उम्र है। मयूरभंज जिला ओडिशा की हैं द्रौपदी मुर्मू। भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ी। उन्होंने विधायक के तौर पर जब बीजेडी के साथ गठबंधन की सरकार थी 2 अलग अलग मंत्रालय संभाले। 2000 से लेकर 2004 तक वो मंत्री रही वहां ओडिशा सरकार में और उसके बाद उन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू होंगी हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार, ये जेपी नड्डा ने कुछ ही देर पहले ऐलान किया है। आपको बता दें एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 64 साल की है और उन्होंने कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट और फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज 2 मंत्रालय संभाले थे ओडिशा में। पहली महिला आदिवासी राज्यपाल वो झारखंड की बनाई गई और वही द्रौपदी मुर्मू अब होंगी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। वो फिलहाल झारखंड की राज्यपाल हैं। मयूरभंज ओडिशा की हैं द्रौपदी मुर्मू और विश्लेषक इसे इस तरह से जरूर साधेंगे कि बीजेपी ने एक महिला और साथ ही एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति पद के लिए चुना है तो इस चयन के पीछे एक बड़ी सोच है। द्रौपदी मुर्मू होंगी हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार, इस बात की घोषणा जेपी नड्डा ने कुछ देर पहले कर दिया। द्रौपदी मुर्मू होंगी हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने यह घोषित किया। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष की तरफ से इस बार उम्मीदवार की घोषणा की गई है। हालांकि जिस पद की बात हो रही है वहां पर चुनाव और
वोटिंग की स्थिति नहीं आनी चाहिए, लेकिन उधर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है और इधर एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, एक महिला भी है और आदिवासी भी है, ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रही हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार अब बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी के साथ जब गठबंधन था बीजेपी का, तब वो 2 मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं। अटकलें लगाई जा रही थी आरिफ मोहम्मद खान से लेकर द्रौपदी मुर्मू के नाम की, और आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही मुहर लगी है। द्रौपदी मुर्मू अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार हुई। द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर। द्रौपदी मुर्मू का पूरा राजनीतिक सफर देखें तो ओडिशा से आती हैं, मयूरभंज जिले से हैं, वहां पर उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा। एमएलए बनने के बाद 2000 से लेकर 2004 तक 4 साल तक वो 2 अलग अलग मंत्रालयों में मंत्री रही, 2-2 साल के लिए, और अब वो राज्यपाल बनाई गई, पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनाई गई द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज ऐलान किया गया यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगी विपक्ष की तरफ से। क्योंकि पहले नाम शरद पवार से लेकर गोपाल गांधी का आया था, फारूक अब्दुल्ला का आया था, सबने इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद यशवंत सिन्हा की हामी हुई और यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए विपक्ष की तरफ से। तो इधर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को चुना है। द्रौपदी मुर्मू राजनीतिक सफर उनका देखें तो 2000 से 2004 तक वो मंत्री रही ओडिशा सरकार में, और उसके बाद अब उन्हें राज्यपाल बनाया गया झारखंड का। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, पहली आदिवासी महिला राज्यपाल वो झारखंड की बनी। और द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई है एनडीए की तरफ से। कई सारे नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी, आरिफ मोहम्मद खान से लेकर वेंकैया नायडू का भी नाम चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच आज ऐलान हो गया द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। जो सोच है इसके पीछे, एक महिला, एक आदिवासी महिला, और वो अब राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बन रही हैं एनडीए की तरफ से। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार। इससे पहले आपको बता दें वो राज्यपाल, झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल के तौर पर रही हैं, और अब एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया है अपनी तरफ से। बड़ी खबर ये इस वक्त की है। उधर सामने यशवंत सिन्हा होंगे, लेकिन अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर भारत सहित पूरी दुनिया में भव्य पैमाने पर योग से जुड़े आयोजन किए गए। जी हां, आज दुनिया के 177 देशों के करोड़ों नागरिकों ने योग की शक्ति का अनुभव किया। पूरी दुनिया से आज योग से जुड़ी हुई तस्वीरें आई, उन्हें देखकर हर भारतीय को गौरव महसूस करना चाहिए, क्योंकि योग की आत्मा भारत में बसती है। हालांकि अब योग एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है। योग की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाली प्रक्रिया है, जिससे विचारों की शुद्धि होती है। लेकिन कुछ लोग इसे आज भी धर्म के चश्मे से देखते हैं। ये बात मालदीव से आए इस वीडियो को देखकर समझी जा सकती है। वही तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। ये मालदीव की राजधानी माले का नेशनल फुटबॉल स्टेडियम है। वहां योग कर रहे लोगों पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। योग विद्या को प्रणाम करने वाले दिवस पर इस हिंसक तस्वीर ने सबके मन को चोट पहुंचाई। लोग वहां गहरी सांसें लेकर मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहे थे। तभी कट्टरपंथियों का एक पूरा झुंड स्टेडियम में घुस आया और योग करने वाले लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले का किसी को अंदाजा ही नहीं था। स्टेडियम में चीख पुकार मच गई। योग कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा। मालदीव से आया ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि कट्टरपंथी लोग योग को किस नजर से देखते हैं। धर्म का चश्मा
संकीर्ण मानसिकता, इनसे योग की शक्ति को कुचलने की कोशिश की गई। हालांकि सबसे बड़ा कटाक्ष यह है कि जिन लोगों ने स्टेडियम में हमला किया, खुद उन्हें ही योग और प्राणायाम करने की बहुत जरूरत है। इससे उन्हें बहुत आराम मिल सकता है। भारत की आत्मा में बसने वाला योग अब हर सीमा को तोड़कर कैसे ग्लोबल हो चुका है, इस संदेश की तरंगे आज भारत से प्रक्षेपित हो रही हैं और इन तरंगों की कवरेज नफरत की कवरेज से कहीं ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरी दुनिया ने योग की शक्ति को महसूस किया। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, शरीर को मन की शक्ति से, विचारों को चेतना की शक्ति से और कमजोरियों को मजबूत इच्छा शक्ति से जोड़ना योग का पहला काम है। दुनिया में आज सूरज की पहली किरण के साथ लाखों की संख्या में लोग योग कर रहे थे, अपने स्वास्थ्य और मन की सेहत के लिए आसन कर रहे थे। तभी मालदीव से आए इस वीडियो ने योग के करोड़ों अनुयायियों को दुखी कर दिया। दिमाग में कट्टर विचारधारा और आंखों में धर्म का चश्मा लगाकर 100 से ज्यादा लोग मालदीव के गालोहुलु स्टेडियम में घुस गए और योग करने वाले लोगों पर हमला कर दिया। कट्टरपंथियों ने अपने हाथों में कुछ तख्तियां और पोस्टर ले रखे थे जिन पर योग के विरोध में नारे लिखे गए थे। इसमें अंग्रेजी में लिखा गया था योग इज शिर्क, यानी इस्लाम में योग करना गलत है। यानी ये लोग योग को धर्म और संप्रदाय से जोड़कर देख रहे हैं, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। लेकिन इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों का इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC चुप है। OIC के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस घटना के खिलाफ आज कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि कुछ दिन पहले OIC ने भारत की आलोचना करते हुए ट्वीट किया था कि OIC भारतीय अधिकारियों से देश में मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और उनके कल्याण की गारंटी देने, उनके अधिकारों, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान, गरिमा और धार्मिक स्थलों की रक्षा करने का भी आह्वान करता है। लेकिन आज जब मालदीव की राजधानी माले में इंडियन कल्चर सेंटर की तरफ से योग कार्यक्रम किया गया, जहां दोनों देशों के हाई लेवल डिप्लोमेट्स और कई सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में ये हमला हुआ, तब OIC की आंखें बंद हैं और मानवाधिकार की आवाज उठाने वाली आवाज खामोश। हालांकि इस घटना के बाद मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि मालदीव पुलिस ने आज सुबह गालोलू स्टेडियम में हुई इस घटना की जांच शुरू कर दी है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून की पकड़ में लाया जाएगा। जिन लोगों ने हमला किया उनका तर्क ये है कि सूर्य नमस्कार में सूर्य की पूजा होती है, इसलिए ये शरीयत के खिलाफ है। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसे आसन शरीयत के खिलाफ है। योगासन में बनने वाली मुद्राएं इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन इन आपत्तियों का जमीनी सच ये है कि आज के दौर में योग को धर्म और सीमाओं के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। योग अब एक जीवन पद्धति बन चुकी है और दुनिया के 177 देशों ने इसे स्वीकार करते हुए योग दिवस का आह्वान किया था। योग और प्राणायाम का फायदा पूरी दुनिया में सभी धर्मों के लोग ले रहे हैं। इसे सिर्फ धर्म के चश्मे से देखकर योगासन करने वालों पर हमला करना कहीं से भी जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सर्वधर्म संभाव, ऐसे संदेश कुछ लोग समझ ही नहीं पाते। खबरदार में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।